Assalamualaikum students, I am your teacher Dr. Sabha Sana and welcome to all of you in practical class of fundamentals of microbiology. So this is the first practical of this week, and in today's lecture we are going to discuss stains and staining, and the type of staining that we are going to discuss are negative staining and simple staining. लेकिन डिस्कशन से पहले आप मुझे दो बातें बताएंगे। एक तो ये कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैसेज में आप छोड़ें, और दूसरा कोई प्रीवियस लेक्चर में से क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके गुड। जी बच्चों, पिछली क्लास में से कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी बच्चों, प्रीवियस क्लास में से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हम थोड़ा वेट करेंगे ताकि थोड़े से स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम जो है क्लास स्टार्ट कर देंगे। जी बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है स्टेन एंड स्टेनिंग। आज की क्लास में हम बेसिकली, क्योंकि वीक में 2 क्लासेस होती हैं, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टेन्स होती क्या हैं, व्हाट आर स्टेन्स, स्टेन और डाई में क्या डिफरेंस है, और ये स्टेनिंग सॉल्यूशंस कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, और स्टेन्स की टाइप्स क्या क्या हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि स्टेन चीज़ क्या है। स्टेन बेसिकली कलरिंग सॉल्यूशंस हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। स्टेन्स सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट करने का काम करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट करना क्यों ज़रूरी है? फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है तो उनकी मॉर्फोलॉजी को सही तौर से स्टडी करने के लिए हमें उनको कलर इम्पार्ट करना पड़ता है। मॉर्फोलॉजी से मुराद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के शेप को देखने के लिए, उनके साइज को देखने के लिए, सेल्स की आपस में अरेंजमेंट को देखने के लिए, और शेप से मुराद सेल की शेप को देखने के लिए, कलेक्टिव बिहेवियर नहीं, सिंगल सेल के, क्योंकि यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत सारे। तो सिंगल सेल की जब हमने शेप देखनी हो, उसका साइज देखना हो, उसकी अरेंजमेंट देखनी हो, तो हम इसके लिए क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपी करते हैं। माइक्रोस्कोपी के लिए अच्छी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट करने पड़ते हैं। या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट करना पड़ता है या उनके बैकग्राउंड को कलर इम्पार्ट करना पड़ता है ताकि कंट्रास्ट डेवलप हो सके, क्योंकि जो चीज़ें कंट्रास्ट में हों उनसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई कलर नहीं होता। नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई कलर नहीं होता। वो बायोमॉलिक्यूल्स से मिल के बने हैं। उनकी स्ट्रक्चर में क्या है? प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये सारी चीज़ें कलरलेस हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। इस वजह से सेल का भी कोई कलर नहीं होता। और अगर हम वाइट लाइट के अंदर वाइट सेल्स को देखें तो हम उनकी शेप को नहीं देख सकते, हम उनकी अरेंजमेंट को सही तरह से नहीं देख सकते। मुश्किल होता है एक जैसी चीज़ में ही एक जैसी चीज़ देखना। हम उनकी अरेंजमेंट को स्टडी नहीं कर सकते, हम उनकी सेलुलर मॉर्फोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी को स्टडी नहीं कर सकते। तो माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी को सही तौर से स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट करते हैं। या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट कर देते हैं या फिर उनके बैकग्राउंड को कलर देते हैं ताकि कंट्रास्ट डेवलप हो, सेल्स अपने बैकग्राउंड के रेफरेंस से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकें। ज़्यादा प्रोमिनेंट होने से उनकी शेप, सेल की साइज, उनकी अरेंजमेंट जो है हम सही तरह से स्टडी कर सकेंगे। और ये चीज़ें हमें क्यों चाहिए? ताकि हम सेल की माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकें। और सेल की माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि वंस हमारे पास प्यूरिफाइड कल्चर हो तो प्यूरिफाइड कल्चर की हम
कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी की हेल्प से प्यूरिफाइड कल्चर की हम कॉलोनी मॉर्फोलॉजी स्टडी करके, उसकी हम माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी स्टडी करके, माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी स्टडी करके उसकी हम बायोकेमिकल टेस्ट करके, बायोकेमिकल प्रोफाइल स्टडी करके और सीरोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स अप्लाई करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मैं चैट बॉक्स को बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल करूंगी। तो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, काइंडली अभी आप अपनी अटेंडेंस मत लगाइएगा, ठीक है। तो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी और बायोकेमिकल प्रोफाइल, ये तीनों चीजें हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कन्वेंशनल वे से आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करती हैं। काइंडली बच्चों आप अपनी अटेंडेंस मार्क मत करें अभी, ठीक है, जब तक मैं ना कहूँ। तो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी और बायोकेमिकल प्रोफाइल की मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कन्वेंशनल वे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी टेंटेटिव आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। वंस टेंटेटिव आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो हम मॉलिक्यूलर टेक्निक्स को यूज करके उनकी कंफर्मेशन कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बताया था कि सेल्स का कलेक्टिव बिहेवियर है, और कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के लिए हम प्यूरिफाइड ग्रोथ के ऊपर कॉलोनी की कलर, मार्जिन, उसका साइज, पिगमेंटेशन वगैरह ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी सिंगल सेल की मॉर्फोलॉजी है, ये सेल का कलेक्टिव बिहेवियर नहीं है। कॉलोनी के अंदर मिलियंस में सेल्स हैं, लेकिन अब एक सेल की शेप क्या है, एक सेल का साइज क्या है, और सेल्स आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, मतलब उनकी अरेंजमेंट देखने के लिए, या उनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं, मतलब कैप्सूल है या नहीं, फ्लैजेला है या नहीं, वो एंडोस्पोर्स बनाते हैं या नहीं, ये तमाम स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखने के लिए और उनकी बेसिक मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें हम स्लाइड बना के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं। लेकिन उस स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी को, साइज को, शेप को, अरेंजमेंट को, कैप्सूल को, फ्लैजेला को सही तौर से स्टडी करने के लिए हमें उन्हें कलर इम्पार्ट करना पड़ता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैकग्राउंड के रेफरेंस से कंट्रास्ट डेवलप हो सके, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैकग्राउंड के रेफरेंस से प्रोमिनेंट हो सकें। वंस कोई चीज़ प्रोमिनेंट हो जाए तो हम उस स्ट्रक्चर को सही तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें सही तरह से माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने में हेल्प आउट करेगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट करने के लिए जो सोल्यूशंस इस्तेमाल किए जाते हैं, बेसिकली वो स्टेन्स हैं, बेसिकली वो स्टेन्स हैं। स्टेन वैसे भी कोई कलर, दाग धब्बा लग जाए कपड़ों के ऊपर तो उसके लिए टर्म स्टेन इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेन क्या है माइक्रोबायोलॉजी में? स्टेन्स आर कलरिंग सॉल्यूशन। स्टेन्स आर कलरिंग सॉल्यूशंस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट करते हैं, और ये आयनिक सॉल्यूशंस होते हैं। स्टेन्स जो हैं वो आयनिक सॉल्यूशंस हैं, इनके अंदर आयन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी आयनाइजेशन की वजह से ये बैक्टीरियल सेल के साथ या माइक्रोबियल सेल के साथ बाइंड कर सकते हैं, या तो बाइंड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। स्टेन्स आयनिक सॉल्यूशंस होते हैं, इनके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल सेल के साथ या फंगल सेल के साथ बाइंड कर जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। तो स्टेन के अंदर जो पॉजिटिव आयन्स होंगे वो सेल के साथ बाइंड कर सकेंगे, और वो स्टेन जो सेल के साथ बाइंड कर जाएं वो सेल को कलर दे देती हैं। और ऐसी स्टेन जो सेल के साथ बाइंड ना कर सकें सिमिलर चार्जेस की वजह से, वो बैकग्राउंड को कलर दे देती हैं। तो पर्पस क्या होता है कि हमें कंट्रास्ट डेवलप करना होता है। इसके लिए या तो हम सेल्स को स्टेन करते हैं, उनको कलर इम्पार्ट करते हैं कलरिंग एजेंट या कलरिंग सोल्यूशन यूज करके, जिनको हम स्टेन्स कह रहे हैं, या फिर हम बैकग्राउंड को कलर देते हैं ताकि सेल्स, वाइट सेल्स जो है उसके ऊपर प्रोमिनेंट हो सके। तो स्टेन्स क्या है? बेसिकली कलरिंग सॉल्यूशंस हैं। लेकिन स्टेन के साथ एक और चीज भी इस्तेमाल होती है, डाई। डाई भी तो कलरिंग एजेंट है ना। डाई को भी अगर हम किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर लें वो भी कलरिंग सॉल्यूशन है। लेकिन डाई और स्टेन में डिफरेंस क्या है? पहला जो क्वेश्चन है जिसको मैं आंसर करने लगी हूँ, स्टेन और डाई में डिफरेंस क्या है? स्टेन और डाई में डिफरेंस ये है कि मैंने अभी बोला कि स्टेन्स जो हैं वो कलरिंग एजेंट्स हैं, लेकिन ये आयनिक सॉल्यूशंस होते हैं, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेन्स के अंदर आयन्स प्रेजेंट होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जो डाई होती है ये नॉन आयनिक सॉल्यूशंस होती हैं। डाई जो होती है वो नॉन आयनिक है, नॉन आयनिक है।
डाई भी सेल्स को कलर इम्पार्ट कर सकती है, डाई भी किसी चीज को रंग दे पाती है, लेकिन वो रंग जो है वो परमानेंट नहीं होता, या यूं समझ ले कि वो कच्चा रंग होते हैं जो कि सिंपली रिंस करने से या वॉश करने से उतर जाता है, क्योंकि डाई ने आयनिक बॉन्ड्स बना के सेल्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड नहीं करना होता, क्योंकि डाई के अंदर ये पोटेंशियल है ही नहीं, उसमें आयंस प्रेजेंट ही नहीं है। वो क्या करेगी, जस्ट अडहियर होगी, और वंस हम उसको रिंस कर दें तो चूंकि अडहियर हुई है तो ऐसे मॉलिक्यूल जो अडहियर होते हैं उनको वॉश आउट करना इजी होता है। जैसे डाई की मैं आपको एक एग्जांपल दूं, व्हाइट जो कपड़े होते हैं, आप अपना लैब कोट भी वॉश करते हैं, बाद में उसको आप एक ब्लू कलर की डाई इम्पार्ट करते हैं जिसको आप नील कहते हैं। तो नील क्या होता है, बेसिकली पुराने जमाने में ये पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल था, आजकल इसके सोल्यूशंस भी हैं। आप नील के चंद कतरे पानी के अंदर डाल देते हैं, अब पानी क्या है, सॉल्वेंट है, जिसके अंदर आपने अपना डाई जो है वो मिक्स कर दिया है, और उसको रिंस करने के बाद, मिक्स करने के बाद आप अपना लैब कोट जो है व्हाइट कलर का उसके अंदर डिप कर देते हैं। फर्ज करें कि गलती से वो कलर इम्पार्ट हो जाते हैं आपके लैब कोट के ऊपर, क्योंकि वो ब्लू थोड़ा सा कलर टेकअप कर लेते हैं। फर्ज करें कि आपसे गलती से ज्यादा नील डल गया है, आपने वो पाउडर जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा कर दिया पानी में, या कतरे जो है वो ज्यादा गिर गए हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि लैब कोट जो है वो ज्यादा ही नीले रंग का हो जाता है, कि डाई जो है वो ज्यादा इम्पार्ट हो जाती है लैब कोट को। अब इसको काम करने के लिए आप क्या करते हैं, डाई है इसको अडहियर करना आसान है, अब इसको कम करने के लिए आप क्या करते हैं कि साफ पानी के अंदर जिसमें आपने नील ना डाला हो उसके अंदर लैब कोट को 2-3 डुबकियां डलवाते हैं, जिससे क्या होता है कि डाई जो अडहियर हुई है ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्सेसिव अमाउंट में, वो दोबारा से पानी में चले जाते हैं। क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई थी, वो जो आपके कपड़ों के थ्रेड्स थे और जो ये जो नील था इसके दरमियान कोई आयनिक बॉन्ड तो बना ही नहीं, किसी भी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई, डाई जस्ट अडहियर थी मॉलिक्यूल्स के साथ, तो इसलिए इसको रिमूव करना इजी था। तो डाई बेसिकली क्या होती है, डाई नॉन आयनिक कलरिंग सॉल्यूशंस हैं, और वो भी कलर इम्पार्ट करते हैं लेकिन जस्ट बाय अडहेरिंग द मॉलिक्यूल्स, वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स के साथ अडहियर होते हैं, मटेरियल के साथ अडहियर होते हैं, और ऐसे डाइस, ऐसे कलरिंग सॉल्यूशन जो जस्ट अडहियर हों उनको रिमूव करना इजी होता है। तो मैंने डाई की 3 प्रॉपर्टीज बताई हैं। डाइस आर नॉन आयनिक, पहली इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन आयनिक सॉल्यूशंस हैं, नॉन आयनिक हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, ये कलर इम्पार्ट करते हैं बाय अडहेरेंस, ये मटेरियल के साथ अडहियर हो जाते हैं, ये जिस मटेरियल को कलर इम्पार्ट करते हैं उसके साथ अडहियर हो जाते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन जो अडहियर हों इजीली रिमूव किया जा सकता है, उनको इजीली रिमूव किया जा सकता है बाय रिंसिंग और वॉशिंग। तो डाई की प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन आयनिक है, उनको हम सिंपल रिंस करके रिमूव कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो जस्ट अडहियर करती हैं मॉलिक्यूल्स के साथ, उनके साथ कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती। जबकि स्टेन्स इसका ऑपोजिट है, स्टेन्स की 3 प्रॉपर्टीज, अब इसका ऑपोजिट क्या होंगी, स्टेन्स आर आयनिक सॉल्यूशंस हैं, आयनिक हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं, आयनिक बॉन्ड बनाती हैं मटेरियल के साथ जिसको ये कलर इम्पार्ट करती हैं, और इनको सिंपल रिंसिंग से, सिंपल रिंस से या वॉशिंग से रिमूव नहीं किया जा सकता, इनको सिंपल रिंसिंग से या वॉशिंग से रिमूव नहीं किया जा सकता, इनके लिए हमें कोई ना कोई ऐसे सॉल्वेंट इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन को ब्रेक करें। तो ये स्टेन और डाई में डिफरेंस क्या है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल के ऊपर ओवरऑल कौन सा चार्ज होता है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फंगस की बात करें उसमें काइटन प्रेजेंट होती है, फंगस की सेल वाल के अंदर काइटन प्रेजेंट होती है और जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कोई ना कोई, इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। जी बच्चों, अभी आवाज आ रही है, जी फातिमा आवाज आ रही है, ओके गुड। जी बच्चों, तो मैं बता रही थी कि चूंकि स्टेन्स आयनिक सॉल्यूशंस हैं और हमें माइक्रोबायोलॉजी में आयनिक सॉल्यूशंस ही चाहिए, हमें माइक्रोबायोलॉजी में स्टेन्स ही चाहिए। अब माइक्रोबायोलॉजी में स्टेन्स क्यों चाहिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि बैक्टीरियल सेल जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और फंगस के सेल वॉल को देखें, फंगस तो उसमें काइटन प्रेजेंट होता है, सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है फंगस की सेल वॉल में। बच्चों अटेंडेंस मत लगाएं, अटेंडेंस मत लगाएं अभी। तो फंगस की जो सेल वॉल है उसमें काइटन प्रेजेंट होते हैं, और काइटन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है,
इसका मतलब है कि जब भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट करना है तो हमें आयनिक सॉल्यूशंस चाहिए, यानी कि हमें स्टेन्स चाहिए। इसी वजह से माइक्रोबायोलॉजी में स्टेन्स इस्तेमाल करते हैं, डाइज इस्तेमाल नहीं करते। ठीक हो गया। तो ये मैंने बता दिया कि स्टेन्स की माइक्रोबायोलॉजी में इंपॉर्टेंस क्या है, स्टेन और डाई में डिफरेंस क्या है। अब स्टेन बनाते कैसे हैं? स्टेन जो होती है इसमें तीन चीजें मिक्स की जाती हैं। स्टेन की अगर कंपोनेंट्स को देखें तो इसमें तीन चीजें होती हैं। एक चीज होती है उसको बोलते हैं क्रोमोफोर, एक चीज होती है उसको बोलते हैं क्रोमोफोर, क्रोम कलर देने वाला, क्रोमोफोर। मतलब कि एक चीज ऐसी होगी, एक जो कंपोनेंट स्टेन के अंदर मस्ट होगा वो कोई ना कोई डाई ही होगी, कलर इम्पार्ट करने वाला पोर्शन ही होगा, कलर होगा कोई ना कोई। सेकंड जो कंपोनेंट है वो स्टेन का, वो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट जिसमें आप उस क्रोमोफोर को मिक्स करेंगे। जैसे आपने नील को पानी में मिक्स किया, इस तरह जब आप किसी पर्टिकुलर क्रोमोफोर को, किसी भी कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है, क्रोमोफोर वायलेट कलर का हो सकता है, डार्क रेड कलर का हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, किसी भी क्रोमोफोर को, ये बेसिकली साल्ट्स होते हैं, पाउडर की फॉर्म में कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। जब आप सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, जब आप सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वो ये कॉम्बिनेशन जो बनता है क्रोमोफोर को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करने थे, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने नील को पानी में मिक्स कर दिया था। और स्टेन के केस में जब आप क्रोमोफोर को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो इसको बोलते हैं क्रोमोजन, क्रोमोजन। क्रोमोजन क्या है? क्रोमोजन इज अ combination of chromophore and solvent. Chromogen is a combination of chromophore, chromophore and solvent. मतलब कि आप जब कलरिंग एजेंट को, क्रोमोफोर को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो वो जो सॉल्वेंट मिक्सचर बनता है, कलर मिक्सचर बनता है, उसको हम क्रोमोफोर कहते हैं। जैसे आप जामेश्वरी को पानी में मिक्स कर लें, लेकिन अभी ये स्टेन नहीं है, अभी ये डाई ही है। इसको स्टेन में कन्वर्ट करने के लिए एक तीसरा कंपोनेंट इसमें डालते हैं, वो भी बेसिकली पाउडर की फॉर्म में होता है। वो जो थर्ड कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं आक्सोक्रोम, उसको बोलते हैं आक्सोक्रोम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आक्सोक्रोम। आक्सोक्रोम क्या करता है? क्रोमोजन की आयोनाइजेशन काज करवा देता है। जैसे ही हम आक्सोक्रोम को स्टेन के अंदर डालते हैं, पाउडर की फॉर्म में या सोल्यूशन की फॉर्म में, तो वो क्या करता है कि स्टेन्स जो है वो आइंस में कन्वर्ट हो जाती है। स्टेन के अंदर एक ही टाइम में दोनों चार्जेस आती हैं, पॉजिटिव आइंस भी आती हैं और नेगेटिव आइंस भी आते हैं। अब हमने ये देखना होता है कि हमारा जो क्रोमोजन है उसके ऊपर कौन सा आयन आया है। दोबारा से बता रही हूँ कि स्टेन के कंपोनेंट्स कौन से हैं। स्टेन के तीन कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 क्रोमोफोर, नंबर 2 सॉल्वेंट, नंबर 3 आक्सोक्रोम। सबसे पहले हम क्रोमोफोन को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं। क्रोमोफोर को सॉल्वेंट के अंदर जब मिक्स करते हैं, ये दो कंपोनेंट्स जो मिक्स करते हैं, तो इसको हम क्रोमोजन कहते हैं। मतलब कि ये कलरिंग सोल्यूशन बन गया जिसको हमने क्रोमोजन का नाम दिया। लेकिन अभी ये कलरिंग सोल्यूशन जस्ट अडहियर होने के काबिल है। अभी ये कलरिंग सोल्यूशन बैक्टीरियल सेल या फंगल सेल को स्टेन करने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन नहीं हुई। इसको आइंस में कन्वर्ट करने के लिए, इसको स्टेन बनाने के लिए इसके अंदर एक तीसरा कंपोनेंट डालते हैं जो कि है आक्सोक्रोम। ये बेसिकली साल्ट्स होते हैं ये सारे के सारे, और इनमें जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन होता है, कोई ना कोई डाइल्यूएंट होता है, मोस्टली बेंजीन इस्तेमाल होती है, बेंजीन सोल्यूशन। तो जब आप ये तीनों चीजें मिक्स करते हैं तो आक्सोक्रोम क्या करता है कि स्टेन की आयोनाइजेशन काज करवा देता है। क्रोमोफोर और सॉल्वेंट को मिक्स करके जो आपने सोल्यूशन बनाया है इसको आयंस में स्प्लिट कर देता है। अब आयोनाइजेशन की वजह से स्टेन के अंदर पॉजिटिव आयंस भी बनते हैं और नेगेटिव आयंस भी बनते हैं। जाहिर है जब आयोनाइजेशन होनी है किसी भी साल्ट की तो साल्ट ने दो में स्प्लिट होना है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। अब हमारे देखने की चीज क्या है कि ये स्टेन तो बन गई है, लेकिन ये स्टेन की कौन सी टाइप्स हैं। तो स्टेन क्या है? स्टेन बेसिकली आयनिक सॉल्यूशंस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये डाई से किस तरह डिफरेंट है? एक तो आयोनाइजेशन की वजह से ही डिफरेंट है, क्योंकि इनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं और डाई में आयन प्रेजेंट नहीं होते। स्टेन के तीन कंपोनेंट होते हैं, क्रोमोफोर, सॉल्वेंट और आक्सोक्रोम। क्रोमोफोर को जब हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं वो क्रोमोजन बनता है, और स्टेन को आयंस में कन्वर्ट करने वाली जो चीज है वो आक्सोक्रोम है। आक्सोक्रोम की वजह से स्टेन्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक हो गया। और सॉल्वेंट जो मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, सॉल्वेंट जो माइक्रोबायोलॉजी की स्टेन्स में इस्तेमाल होते हैं
वो मोस्टली बेंजीन सोल्यूशन है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं और सबसे ज्यादा स्टेन के अंदर बेंजीन सोल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये स्टेन के कंपोनेंट थे। अब इसी ऑक्सोक्रोम की बेस पे हम स्टेन की टाइप्स देखते हैं। ऐसी स्टेन्स, मैंने कहा कि जब हम ऑक्सोक्रोम हो, अब मैं स्टेन की टाइप्स के ऊपर जाने लगी हूँ कि स्टेन्स की टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ स्टेन्स। जब हम ऑक्सोक्रोम को स्टेन सॉल्यूशन के अंदर या क्रोमोजन के अंदर डालते हैं तो मैंने कहा कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों ही प्रोड्यूस होंगे। हमने ये देखना है कि क्रोमोजन के ऊपर कौन सा आयन आया है। ऑक्सोक्रोम के डालने के बाद अगर क्रोमोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्रोमोजन के ऊपर पॉजिटिव आयन डेवलप हुआ है, तो ऐसी स्टेन्स को बेसिक स्टेन्स कहते हैं। ऐसी स्टेन्स बेसिक स्टेन्स होती हैं जिसमें क्रोमोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। स्टेन के अंदर नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होंगे लेकिन वो क्रोमोजन पोर्शन के ऊपर नहीं होंगे, वो वैसे ही सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। जो कलर देने वाला पोर्शन है, जो कलर इम्पार्ट करने वाला पोर्शन है, बेसिकली वो क्रोमोजन ही है। ऑक्सोक्रोम आयंस में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सोक्रोम क्रोमोजन के ऊपर या तो पॉजिटिव आयन इम्पार्ट करवाएगा, उस सूरत में वो जो स्टेन होगा वो बेसिक स्टेन होगा। लेकिन अगर ऑक्सोक्रोम क्रोमोजन के ऊपर, क्रोमोजन का मतलब है कलर प्रोड्यूस करने वाला, अगर ऑक्सोक्रोम क्रोमोजन के ऊपर नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करवा रहा है, नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करवा रहा है, तो तब वो जो स्टेन है वो एसिडिक स्टेन है, तब वो जो स्टेन होगा वो एसिडिक स्टेन होगा। तो ऐसी स्टेन जिसमें क्रोमोजन के ऊपर, ऐसी स्टेन्स जिसमें क्रोमोजन के ऊपर, ये नहीं स्टेन के अंदर दोनों आयंस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने ये कहना है कि ऐसी स्टेन्स जिसमें क्रोमोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो बेसिक स्टेन्स है, और ऐसी स्टेन सोल्यूशन जिसमें क्रोमोजन के ऊपर नेगेटिव आयंस हो, नेगेटिव चार्ज हो, वो एसिडिक स्टेन्स हैं। और इसके अलावा एक तीसरी टाइप्स की स्टेन्स भी होती हैं जिनको न्यूट्रल स्टेन्स बोलते हैं। न्यूट्रल स्टेन्स ये माइक्रोबायोलॉजी में इस्तेमाल नहीं होती, ये कुछ दूसरी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं जैसे हिस्टोपैथोलॉजी वगैरह में। न्यूट्रल स्टेन, इनके अंदर दोनों तरह के क्रोमोजन्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें ऐसे क्रोमोजन्स भी होते हैं जिसमें पॉजिटिव आयंस हो, इनमें ऐसे क्रोमोजन भी होते हैं जिसमें पॉजिटिव आयंस हो, और ऐसे क्रोमोजन्स भी होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव आयंस हो, मतलब दोनों तरह के क्रोमोजन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो न्यूट्रल स्टेन्स होती हैं। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में हमारा जो वास्ता पड़ता है ज्यादातर वो एसिडिक और बेसिक स्टेन्स से पड़ता है। तो स्टेन्स क्या हुए, स्टेन्स बेसिकली कलरिंग सॉल्यूशंस हैं, और इनका काम क्या है कि ये आयनिक आयोनाइजेशन की वजह से, प्रेजेंस ऑफ आयंस की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या उनके बैकग्राउंड को कलर इम्पार्ट करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंट्रास्ट डेवलप होता है बैकग्राउंड के रेफरेंस से। और ये कंट्रास्ट जो है वो इतना प्रोमिनेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। स्टेन सॉल्यूशंस बनाने के लिए हम किसी भी क्रोमोफोर को, ये सारी चीजें कमर्शियल अवेलेबल होती हैं, हम क्रोमोफोर को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं और डिसॉल्व करने के बाद जो क्रोमोजन हमारे पास आता है, जो हमारे पास मिक्सचर आता है दोनों का, उसके अंदर एक तीसरी चीज डाल देते हैं ऑक्सोक्रोम। तो ये स्टेन और इसके कंपोनेंट्स थे। सॉल्यूशंस कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं। स्टेन्स एसिडिक स्टेन्स होती हैं, बेसिक स्टेन्स होती हैं और न्यूट्रल स्टेन्स होती हैं। एसिडिक स्टेन्स वो स्टेन्स होती हैं जिनमें क्रोमोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बेसिक स्टेन्स वो स्टेन्स होती हैं जिनमें क्रोमोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और न्यूट्रल स्टेन्स के अंदर दोनों तरह के क्रोमोजन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में हमने जब बैक्टीरिया की, फंजाई की माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो हमारे एसिडिक और बेसिक स्टेन्स जो हैं वो ज्यादा यूज होती हैं। अभी मुझे बताएं कि मैंने कहा कि बेसिक स्टेन्स में पॉजिटिव, चलें एग्जांपल्स बता देती हूँ बेसिक स्टेन्स के एग्जांपल्स। बेसिक स्टेन्स बीपी, ब्लड प्रेशर, यानी कि पॉजिटिव से आपने लेना है बेसिक स्टेन। बेसिक स्टेन की एग्जांपल्स क्या हैं? क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, सी भी लिख रही हूँ उसको मैंने, क्रिस्टल वायलेट पूरा भी लिख देती हूँ। क्रिस्टल वायलेट एक बेसिक स्टेन है, और इसका कलर क्या होता है? ये वायलेट या पर्पल कलर की होती है, ये वायलेट या पर्पल कलर की होती है। एग्जाम्पल कलर का एक स्टेन है और ये बेसिक स्टेन है, मतलब इसके ऊपर जो कलर इंपार्ट करने वाला पोर्शन है उसके ऊपर पॉजिटिव आयंस होता है।
ये ऐसी तमाम स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टल वायलेट कलर इम्पार्ट करेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। जी फातिमा बेटा, कोई क्वेश्चन है? अच्छा ठीक हो। तो क्रिस्टल वायलेट वायलेट कलर देगा और ऐसी तमाम स्ट्रक्चर्स को वायलेट कलर देगा, ऐसी तमाम स्ट्रक्चर्स को वायलेट कलर देगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि बैक्टीरियल सेल। इसका मतलब है कि अगर हम क्रिस्टल वायलेट से बैक्टीरिया को स्टेन करें तो बैक्टीरिया कलर लेगा, बैकग्राउंड कलर नहीं लेगा। बैक्टीरिया हमें वायलेट कलर का नजर आएगा। दूसरा जो मैं आपको बेसिक स्टेन बताने लगी हूँ वो है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू, अब इसके नाम के दूसरे हिस्से से ये कि इसका कलर जो है वो ब्लू होगा। तो मिथाइलिन ब्लू एक बेसिक स्टेन है, ये ब्लू कलर इम्पार्ट करेगा। आपको पता होगा वायलेट कलर ज्यादा डार्क होता है, थोड़ा सा पर्पल की तरफ चला जाता है, पर्पलिश ब्लू, और ये ब्लू जो है वो थोड़ा सा लाइट होता है। तो दोनों स्टेन्स को हम देखते ही बता सकते हैं कि ये क्रिस्टल वायलेट है, ये मिथाइलिन ब्लू है, अगर उनकी लेबलिंग ना भी हो। और ये सोल्यूशंस फॉर्म है, वंस इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये सोल्यूशंस फॉर्म में होती हैं और लैब्स के अंदर छोटी छोटी बॉटल्स के अंदर ये डाल के रखी होती हैं। तो मिथाइलिन ब्लू ब्लू कलर का एक बेसिक स्टेन है। ये भी इस सेल को स्टेन करेगा। बैक्टीरियल सेल को, ठीक हो गया। और, और तीसरा जो मैं बताने लगी हूँ सेफ्रानिन। सेफ्रानिन सेफ्रानिन एक रेड कलर का स्टेन है। सेफ्रानिन एक रेड कलर का स्टेन है, ये भी बेसिक स्टेन है। जब भी हम सेफ्रानिन यूज करेंगे ये बैक्टीरियल सेल को रेड कलर इम्पार्ट कर देगा। और इसका रेड कलर प्योर रेड नहीं होता, ये थोड़ा सा पिंकिश टाइप होता है, पिंकिश टाइप। जैसा आपको रिकॉर्डिंग की ऑप्शन के अंदर आप अपने अपर लेफ्ट साइड पे देखो स्क्रीन के ऊपर, तो रिकॉर्डिंग का कलर नजर आ रहा है, ये वैसा नहीं होता, ये लाइट सा रेड होता है, थोड़ा सा पिंकिश रेड आप कह लें, वैसा होता है सैफरनी। ठीक हो गया। इसके अलावा कार्बल फुस्शियन, कार्बल फुस्शियन रोज रेड कलर का कार्बल फुस्शियन, ये भी एक बेसिक स्टेन है। कार्बल फुस्शियन भी एक बेसिक स्टेन है और इसका जो कलर होता है ये रोज रेड कलर। जी बच्चों, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी अभी, इंटरनेट के इशू हो गया था, इसके लिए सॉरी।
जी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है अभी? यस मैम। गुड। वो थोड़ा सा इंटरनेट से इशू हो गया था, अभी मैंने दोबारा ज्वाइन किया। तो जी बच्चों, मैं बता रही थी आपको बेसिक एसिडिक स्टेन्स की एग्जांपल, जिसमें मैंने बताया कि निग्रोसिन, निग्रोसिन ये एक एसिडिक स्टेन है। इसके अलावा इंडिया इंक, ये भी एक एसिडिक स्टेन है, और इन दोनों का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। जैसे बचपन में अगर आपने तख्ती लिखी हो तो आप एक इंक इस्तेमाल करते थे ब्लैक कलर की, बिल्कुल उसी तरह का निग्रोसिन का कलर होता है। ये जो क्वेश्चन एसिडिक क्वेश्चन, ये रेड कलर का स्टेन है, लेकिन ये एसिडिक स्टेन होता है, और इसका कलर जो है वो एसिडिक क्वेश्चन का रेड ही होगा। लेकिन इस केस में इसमें जो क्रोमोजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये एसिडिक स्टेन्स सेल को कलर इम्पार्ट नहीं कर पाती। जब भी हम एसिडिक स्टेन इस्तेमाल करते हैं तो उनका कलर बैकग्राउंड पे ही नजर आता है, सेल्स ट्रांसपेरेंट नजर आते हैं। बैक्टीरियल सेल, क्योंकि बैक्टीरियल सेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि इन एसिडिक स्टेन्स में जो क्रोमोजन है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से क्रोमोजन सेल के साथ बाइंड ही नहीं कर पाता। तो सेल्स के साथ नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन की वजह से सेल्स ट्रांसपेरेंट रह जाते हैं, और इस तरह की स्टेन्स में हम चूंकि वॉशिंग नहीं करते, आगे हम स्टेप्स में देखेंगे, इस वजह से हमें सेल्स ट्रांसपेरेंट नजर आते हैं और बैकग्राउंड जो है वो कलर्ड नजर आता है। मैंने आपको बताया कि फंगस के अंदर उसकी जो सेल वॉल के अंदर काइटन प्रेजेंट होता है। काइटन पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। तो फंगस के लिए हम एक एसिडिक स्टेन इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू, लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू। तो ये ब्लू कलर का एक एसिडिक स्टेन है, ये फंगस को कलर इम्पार्ट कर देते हैं, क्योंकि फंगस के ऊपर जो काइटन प्रेजेंट है उसकी सेल वॉल के अंदर वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसकी वजह से एसिडिक स्टेन फंगस को स्टेन कर सकती हैं। तो फंगस में एक स्टेन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उनमें से एक पर्पज इसका कलर इम्पार्ट करना या कंट्रास्ट डेवलप करना भी है, वो है लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू। और ये मैं बात कर रही हूँ मोल्ड के केस में। ये फिलामेंटस फंजाई या मोल्ड के लिए ये स्टेन इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया के लिए सॉरी यीस्ट के लिए ये स्टेन इस्तेमाल नहीं होता। हमने स्टेन ही करनी है उसके लिए हमें। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि स्टेन्स क्या हैं, स्टेन और डाई में डिफरेंस क्या है, और स्टेन्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, स्टेन्स चाहिए। तो जी बच्चों, अभी आवाज आ रही है? जी फातिमा सईद, अभी आवाज आई है आपको? जी फातिमा। ओके गुड। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अभी तक जो डिस्कस किया है। जी बच्चों, अभी तक जो डिस्कस किया है इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर आगे हम जस्ट ये देखेंगे आज की क्लास में कि स्मीयर कैसे बनाते हैं। स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोपी करने के लिए स्लाइड के ऊपर जो बैक्टीरिया लगाते हैं, जो यीस्ट लगाते हैं, जो फंगस बनाते हैं लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं। जी बच्चों, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम। मैम जी बच्चों, लैक्टोफेनॉल कॉटन ब्लू एसिडिक स्टेन है या बेसिक स्टेन है? लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू एसिडिक स्टेन है, ओके मैम। और एसिडिक से मुराद इसमें जो क्रोमोजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये ऐसी तमाम स्ट्रक्चर्स को कलर इम्पार्ट करेगा जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे कि फंगस की सेल वॉल। इसीलिए ये स्टेन फंगस को कलर इम्पार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी मैम, डाई सिर्फ न्यूट्रल चीजों को कलर देने के लिए, डाई किसी मैम भी मटेरियल को एक से चाहे आयनिक हो चाहे नॉन आयनिक हो, क्योंकि उसने जो है वो किसी भी मटेरियल को कलर दे सकती है, लेकिन वो कलर जो है वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा। यूं समझ ले कि कच्चा रंग होगा। जी बच्चों,
जी, ये किसी बच्चे का माइक ऑन है और बहुत ज्यादा गड़बड़ और डिस्टर्ब हो रहे हैं। अनिला मकबूल, अनिला आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज माइक ऑफ कर दें प्लीज। अनिला मकबूल, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज अपना माइक ऑफ कर दो। टेम्परेरी माइक्रो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टेम्परेरी ऑब्जर्व नहीं करना होता। हमने जब स्टेनिंग का प्रोसीजर करना है, हम आगे पढ़ेंगे कि स्टेनिंग, मैम एक तो ये कोई आपने इशू स्टेन्स हो की गया है टाइप पढ़ी है। स्क्रीन। मैम ये जी क्या इशू हो गया? आय अल्लाह। जी बच्चों बोलो, क्या इशू हो गया? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी टाइप कर दो। जी ये आमना कलीम ने क्वेश्चन किया है कि हम टेम्परेरीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करना होता है तो डाई क्यों यूज नहीं करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर करने लगी हूँ। जब हम स्टेनिंग की टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि सिंपल स्टेनिंग होती है, डिफरेंशियल स्टेनिंग और स्पेशल स्टेनिंग होती है। इसमें हमने कोई एक स्टेन इस्तेमाल नहीं करना होता, बाद में हमने मोर देन वन स्टेन इस्तेमाल करना होते हैं। और इसमें वॉशिंग के स्टेप्स होते हैं। स्टेनिंग की जितनी भी टेक्निक्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स हैं, उसमें वॉशिंग के स्टेप्स होते हैं। तो अगर हमने डाई ही इस्तेमाल की है और बाद में वॉशिंग करके, क्योंकि एक्सेसिव स्टेन जो है उसको रिमूव करना होता है तो उसके लिए वॉशिंग करते हैं। अगर हमने डाई इस्तेमाल की है और बाद में वॉशिंग कर लिया तो डाई तो जस्ट अडहियर की हुई है, तो वॉशिंग के प्रोसेस से वो रिंस होके पानी के साथ ही बह जाएगी, तो डाई डालने का कोई फायदा ही ना होगा। इसलिए स्टेन इम्पार्ट करते हैं। अगर आपने एक स्टेन भी इस्तेमाल करना है, जब भी स्टेनिंग का प्रोसीजर करना है, क्योंकि स्टेनिंग के प्रोसीजर्स में एक्सेसिव स्टेन को रिमूव करने के लिए तमाम स्टेनिंग के प्रोसीजर्स में सिवाय एक के वॉशिंग है, तो इस वजह से स्टेन ही इस्तेमाल करना जरूरी है, डाई इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर डाई इस्तेमाल करेंगे तो वो वॉशिंग के प्रोसेस से, चूंकि अडहियर की हुई है, रिमूव हो जाएगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन कलरलेस होंगे, हमें नजर ही नहीं आएंगे। इसलिए डाई डालने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि स्टेन ही इस्तेमाल किया जाए, और यही रीजन है कि स्टेनिंग के तमाम प्रोसीजर्स में वॉशिंग की वजह से हम स्टेन इस्तेमाल करते हैं, डाई इस्तेमाल नहीं करते, ताकि वॉशिंग जो है सेल्स में से स्टेन को रिमूव ना कर सके। जी आमना, मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन? मैम एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। मैम ऑक्सोक्रोम जो है वही आयन डेवलपमेंट करते हैं स्टेनिंग में, तो क्या जो पहले आपने मतलब बताया कि क्रोमोफोर एंड सॉल्वेंट यानी क्रोमोजन जो है वो डाई की कंपोजिशन भी हो सकते हैं विदाउट ऑक्सोक्रोम? जी बिल्कुल, विदाउट ऑक्सोक्रोम जो क्रोमोजन है वो डाई ही है, कलरिंग ठीक है, थैंक यू। सोल्यूशन है, लेकिन उसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी नहीं है। गुड। थैंक यू मैम। जी बच्चे, वेलकम। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन? ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये तो स्टेन और उसकी टाइप्स थी। स्टेन को यूज करके, स्टेन को यूज करके जिस बच्चे का कोई मसला था, मेरा ख्याल वो इंडिविजुअल इशू था, तो काइंडली वो देख लें अपने लैपटॉप को या इंटरनेट को, ठीक है? इंडिविजुअल इशू की वजह से हो सकता है। तो खतीजा स्टेनिंग में जख्म ठीक हो गया। खतीजा कौन सा कर दिया था? स्टेन को यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्टेनिंग कहते हैं। स्टेन को यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट करने वाला जो प्रोसेस होता है, स्टेन को यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हम कलर इम्पार्ट करते हैं उसको हम स्टेनिंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस टू इम्पार्ट कलर टू माइक्रोबियल सेल्स, उसको हम स्टेनिंग कहेंगे। तो स्टेनिंग की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। स्टेन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे आप लोग हाथों पे ईद पे मेहंदी लगाते हैं, इस दफा पता नहीं लगाएंगे या नहीं, तो मेहंदी या तो आप सिंपल लगा लें, जैसे बचपन में हमारे दौर में क्या करती थी बाजियां, कि बच्चों के हाथ पकड़ के दरमियान में टिक्की बना देती थी, और ये जो बिल्कुल उंगली की पोर्स होती है इनके ऊपर बिल्कुल फ्रंट पे
ये किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर है कि हमने सिर्फ सेल की शेप देखनी है, सिर्फ सेल का साइज देखना है, या सेल की अरेंजमेंट के साथ साथ हमने उसके अंदर, ओके वेरी गुड बात, या उसके साथ साथ हमने उसके अंदर कैप्सूल भी देखना है, या फिर फ्लैजेला भी देखना है, उसके अंदर एंडोस्पोर्स भी देखने हैं। तो स्टेन को हम कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टेन को हम यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कलर इम्पार्ट करते हैं, इस प्रोसेस को स्टेनिंग कहते हैं। अब चूंकि कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वजह से स्टेनिंग की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। स्टेनिंग को हम 3 कैटेगरीज में, स्टेनिंग को, नॉट स्टेन, स्टेनिंग को, प्रोसेस टू कलर इम्पार्ट, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 जो स्टेनिंग की टाइप है वो है सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग, स्टेनिंग की ऐसी टेक्निक जिसमें सिर्फ एक ही स्टेन इस्तेमाल करते हैं, वन स्टेन, या तो एसिडिक स्टेन यूज कर लें या फिर बेसिक स्टेन यूज कर लें, या तो सेल्स को कलरलेस रखें और बैकग्राउंड को कलर दे दें तब भी सेल्स प्रोमिनेंट हो जाएंगे, या सेल्स को प्रोमिनेंट कर लें, कलर दे दें और बैकग्राउंड को क्लियर रख लें। तो दोनों सूरतों में इस्तेमाल आपने सिंगल स्टेन करना है। तो सिंगल स्टेन यूज करके जब आप स्टेनिंग करते हैं वो सिंपल स्टेनिंग है, कि कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक ही रंग डाल दिया, उसके बाद वॉश कर लिया, सिंपल स्टेनिंग होगी। सेकेंड जो स्टेनिंग की टेक्निक है वो है डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग, अब लफ्ज डिफरेंशियल से ही आप देख लें, डिफरेंशियल मीडिया भी क्या करता था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिफरेंशिएट करता था। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग, स्टेनिंग की वो टाइप्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेगी। जैसे इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बताने लगी हूँ। ग्रैम्स स्टेनिंग, ग्रैम्स स्टेनिंग आपने एफएससी में पढ़ी थी, ग्रैम्स स्टेनिंग। और इसकी सेकंड एग्जांपल है एसिड फास्ट स्टेनिंग, ये भी हम डिस्कस करेंगे, एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये दोनों जो स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आप ग्राम स्टेनिंग को ही देख लें, आप कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम्स नेगेटिव, 2 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं आपके पास। इसी तरह से एसिड फास्ट में भी हमारे पास 2 ग्रुप्स बनेंगे, या तो वो एसिड फास्ट होंगे या नॉन एसिड फास्ट होंगे। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग, स्टेनिंग की वो टेक्निक है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिफरेंशिएट करती है। कैसे, किसी ना किसी ऐसी चीज को टारगेट करके, जिस ऐसी स्ट्रक्चर को टारगेट करके जो कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट हो। जैसे आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, सेल वॉल डिफरेंट होती है। एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया जिनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है, दूसरी तरह के कम है। एक तीसरी तरह के भी हैं जिनमें माइकोलिक एसिड यानी कि एक खास तरह के लिपिड्स होते हैं। तो चूंकि सेल वॉल की बेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो हमने सेल वॉल को टारगेट करके एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की है जिसको डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। और जब हम डिफरेंशियल स्टेनिंग कर लेते हैं तो हमारे पास बैक्टीरिया 2 ग्रुप्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। कुछ होंगे जो ग्राम्स पॉजिटिव होंगे, कुछ होंगे जो ग्राम्स नेगेटिव होंगे। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग की एक एग्जांपल जो है वो ग्राम्स स्टेनिंग है, और दूसरी जो एग्जांपल है वो है एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये दोनों स्टेनिंग टेक्निक्स हमने आगे वाली क्लासेस में करनी है। तीसरी कैटेगरी जो स्टेनिंग की है वो है स्पेशल स्टेनिंग। स्पेशल स्टेनिंग, ऐसी स्टेनिंग जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए करते हैं। आपने सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी है, बैक्टीरियल सेल के रेफरेंस से बात कर रही हूँ। कुछ चीजें बेसिक होती हैं कि तमाम में प्रेजेंट होंगी, तमाम में प्रेजेंट होंगी। जैसे सेल वॉल हर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगी, एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन तमाम में प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म तमाम में प्रेजेंट है, जो अंदर डीएनए है वो तमाम में प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल की। लेकिन इसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अपना बनाव संहार कर लेते हैं, कुछ एडिशनल चीजें होती हैं, कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जो उनका करैक्टर होता है। जैसे कैप्सूल, तमाम सेल वॉल के बाहर एक लेयर होती है कैप्सूल की, तमाम बैक्टीरिया के पास कैप्सूल नहीं होता, तमाम यीस्ट के पास कैप्सूल नहीं होता, कुछ के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता। तो ये एक स्पेशल फीचर है जो कुछ के पास होगा बस। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किन किन बैक्टीरिया के पास कैप्सूल प्रेजेंट है, उनमें से एक था क्लेब्सियला, क्लेब्सियला नमूनी। तो कैप्सूल एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, कैप्सूल, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स लिखने लगी हूँ, कैप्सूल एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा थ्योरी में कि कुछ बैक्टीरिया जब हालात नासाजगार हो जाएं, जब हालात नासाजगार हो जाएं यानी कि कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल हो जाए, न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, ज्यादा ड्राई एनवायरनमेंट हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने के काबिल ना हो, उनमें से बहुत सारे मरने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इम्यून हो जाते हैं, अपने आप को एक रेजिस्टेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं
एक रेजिस्टेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको हम एंडोस्पोर बोलते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये खासा है, ये उनकी स्पेशलिटी है कि वो एंडोस्पोर्स बना लेते हैं। एंडोस्पोर्स बनाने वाले बैक्टीरिया कौन थे? क्लॉस्ट्रीडियम, ये बनाते हैं एंडोस्पोर्स। फूड पॉइजनिंग भी काज करता है। बैसिलस, बैसिलस ये आपको पिछली क्लास में बताया था, बैसिलस एंथ्रासिस वाले ग्रुप, ये जेनरा दोनों स्पोर बनाते हैं। तो जब इन्वायरमेंट जो है वो सूटेबल ना हो ग्रोथ के लिए, ये अपने आप को रेजिस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एंडोस्पोर्स। सिर्फ ये दो जेनरा हैं जो ट्रू स्पोर्स बनाते हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स नहीं बनाते। तो इसका मतलब है कि ये इनका स्पेशल फीचर्स हैं। तो कैप्सूल स्पेशल स्ट्रक्चर है, एंडोस्पोर्स स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। फ्लैजेला, फ्लैजेला जो कि मोटिलिटी का जो स्ट्रक्चर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, इसकी हेल्प से बैक्टीरिया या मूव कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फ्लैजेला भी तमाम के पास नहीं होता। आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा, फ्लैजेला की बेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन होती है। उनमें जो पहली क्लास आपने पढ़ी थी ए फ्लैजिलेटेड, जिनके पास फ्लैजेला होता ही नहीं है, और फिर जिनके पास होता भी है उसमें भी फिर उसके पैटर्न डिफरेंट होता है। कुछ में एक ही साइड पे होता है, कुछ में दोनों साइड पे होता है, कुछ में पूरा सेल कवर होता है। तो फ्लैजेला की प्रेजेंस और उसका पैटर्न देखने के लिए, ये भी तो डिफरेंस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करेगा। तो फ्लैजेला भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। तो स्पेशल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए उन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक जो स्टेनिंग टेक्निक यूज की जाती है, जो स्टेन इस्तेमाल किए जाते हैं, वो स्पेशल स्टेनिंग है। ऐसी स्टेनिंग की टेक्निक जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए इस्तेमाल की जाए। वैसे जो स्पेशल स्टेनिंग है ये डिफरेंशियल स्टेनिंग की ही अंडर आता है, मतलब कैप्सूलेटेड और नॉन कैप्सूलेटेड दो ग्रुप्स बन जाएंगे, एंडोस्पोर फार्मर और नॉन एंडोस्पोर फार्मर, फ्लैजिलेटेड और एफ्लैजिलेटेड। लेकिन बेसिकली ये स्पेशल स्टेनिंग है जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो स्टेन को यूज करके जब आप स्टेनिंग का प्रोसेस करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर इम्पार्ट करते हैं, उसको हम स्टेनिंग बोलते हैं। और स्टेनिंग को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सिंपल स्टेनिंग, जिसमें हम एक ही स्टेन इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग, जिसमें 2 स्टेन इस्तेमाल करते हैं। और ये स्टेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट करती है, जैसे ग्राम्स पॉजिटिव, ग्राम्स नेगेटिव, एसिड फास्ट पॉजिटिव, एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट। तीसरी जो स्टेनिंग है वो स्पेशल स्टेनिंग है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पेशल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कैप्सूलर स्टेनिंग, कैप्सूलर स्टेनिंग, स्पोर स्टेनिंग जो एंडोस्पोर्स को देखने के लिए, फ्लैजेलर स्टेनिंग, ये स्पेशल स्टेनिंग है। 3 तरह की स्पेशल स्टेनिंग मैंने आपको बताई। कैप्सूलर स्टेनिंग कैप्सूल को देखने के लिए, फ्लैजेलर स्टेनिंग फ्लैजेला को देखने के लिए, और स्पोर स्टेनिंग स्पोर्स को देखने के लिए। तो ये स्पेशल स्टेनिंग की एक टेक्निक है। तो स्टेनिंग को हम ब्रॉडली 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जो कि मैंने आपसे डिस्कस की। और स्पेशल स्टेनिंग में भी 2 डिफरेंट स्टेन्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कोई सी भी स्टेनिंग करनी हो, हमें माइक्रोस्कोप में जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना हो तो हमें ग्लास स्लाइड, माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड की हेल्प लेनी पड़ती है। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्लास स्लाइड के ऊपर एक खास तरह से लगाते हैं। वो जो लगाने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्मीयर फॉर्मेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खास नंबर जो हम माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड के ऊपर ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं स्मीयर फॉर्मेशन। तो जितनी भी स्टेनिंग टेक्निक्स हैं उनमें जो फर्स्ट स्टेप है, तमाम स्टेनिंग टेक्निक्स में जो फर्स्ट स्टेप है वो स्मीयर फॉर्मेशन ही है। फर्स्ट स्टेप इन स्टेनिंग स्मीयर फॉर्मेशन है। स्मीयर फॉर्मेशन से मुराद ये है कि आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्लास स्लाइड के ऊपर लगाना कैसे है। अब स्मीयर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनाएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास 3 तरह से हो सकते हैं। नंबर 1, हमारे पास ब्रॉथ कल्चर हो, ब्रॉथ नहीं कल्चर भी हो साथ में, मतलब कि लिक्विड में हमारे पास ग्रोथ हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सोर्स क्या हो सकते हैं? ब्रॉथ कल्चर, कि हमने बैक्टीरिया को ब्रॉथ के अंदर लगाया था, इंक्यूबेट कर दिया था, उसमें जो ग्रोथ है वो ब्रॉथ कल्चर है। दूसरा क्या है, हमारे पास कल्चर हो लेकिन कहाँ पे हो? ऑन एगर, कॉलोनी की फॉर्म में हो। ठीक है, एगर के ऊपर कॉलोनी होगी। तो हमारे पास बैक्टीरियल कॉलोनी हो सकती है, फंगल कॉलोनी हो सकती है, यीस्ट की कॉलोनी हो सकती है। तीसरी चीज क्या है, हमारे पास सैंपल ही हो, जैसे आपके पास पस आ जाए कहीं से, आप उससे भी स्मीयर बना सकते हैं।
उसके ऊपर भी स्टेनिंग टेक्निक्स कर सकते हैं। जैसे अक्सर जो डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं उनमें सैंपल्स के ऊपर ये टेक्निक्स परफॉर्म की जाती हैं, क्योंकि अगर आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन में लग जाए तो उतनी देर में तो मरीज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। इसलिए जो सैंपल्स होते हैं डायरेक्ट उनके उनके ऊपर ये स्टेनिंग टेक्निक्स लगती हैं। ब्लड सैंपल हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। स्किन स्क्रैपिंग्स हो सकती हैं, स्किन स्क्रैपिंग्स हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट तरह के सैंपल्स हो सकते हैं। तो आप ये स्टेनिंग टेक्निक्स या स्मीयर जो है वो डायरेक्ट सैंपल से भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एक स्वैब आया है, थ्रोट स्वैब था, और आपसे कहते हैं कि उसका स्मीयर बनाएं, आप क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा पानी रखेंगे और वो जो स्वैब है उसको उसमें मिक्स करके पूरी स्लाइड के ऊपर यूनिफॉर्मली फैला देंगे, स्मीयर बन गया। बाद में उसको एयर ड्राई करेंगे, हीट फिक्स करेंगे। तो स्मीयर फॉर्मेशन जो है वो सैंपल से भी कर सकते हैं, आप अपनी एगर्स की प्लेट से भी कर सकते हैं, और अपने ब्रॉथ कल्चर से भी कर सकते हैं। स्मीयर बनाना कैसे है एगर से और ब्रॉथ से, और सिंपल स्टेनिंग और नेगेटिव स्टेनिंग क्या होती है, ये नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी थर्सडे को इंशाल्लाह हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया, इसको ख़त्म करते हैं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेयर के बारे में दोबारा बता दें। इसके बारे में, स्मीयर के बारे में, स्मीयर ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने या तो प्लेट के ऊपर ग्रो करवाए होते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में हमारे पास होते हैं, या हमारे पास ब्रॉथ कल्चर होता है। तीसरी सूरत हमारे पास क्या हो सकती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमने सैंपल लिया हुआ हो, जैसे कि अक्सर डायग्नोस्टिक लैब्स में करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमने सैंपल लिया हुआ हो। तो अब हम डायरेक्ट प्लेट को माइक्रोस्कोप के नीचे तो नहीं रखेंगे कि हमें सेल की मॉर्फोलॉजी नजर आए, उसमें तो हमें कॉलोनी नजर आएगी। हम टेस्ट ट्यूब को तो माइक्रोस्कोप के नीचे रख ही नहीं सकते, स्टेज के ऊपर और आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके बीच टेस्ट ट्यूब कहाँ से आएगी, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें सिंगल सेल को देख सकें। इस तरह हम सैंपल को भी नहीं रख सकते, हमें किसी ना किसी चीज के ऊपर लगा के रखना पड़ता है। जैसे हम खाना किस में बनाते हैं, एक बड़े देगची में बनाते हैं, लेकिन खाने के लिए हम प्लेट में निकालते हैं उसको। अगर आप चावल पतीले में बनाते हैं तो पतीले में तो नहीं खाना शुरू कर देते, उसको किसी ना किसी प्लेट में लगाते हैं, और उसके लिए आप चम्मच का सहारा लेते हैं। तो हम भी क्या करते हैं कि अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड, जो कि इस मकसद के लिए बनी गई है माइक्रोस्कोपी के लिए, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लगाते हैं। और इसमें हमारा चम्मच क्या होगा, इनोकुलेटिंग लूप। तो हम इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से कॉलोनी उठा के या फिर ब्रॉथ में से ब्रॉथ कल्चर लेके एक खास तरह से खास पैटर्न में उसको स्लाइड की एक साइड के ऊपर लगाते हैं। फिर उसके बाद उसको ड्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह मजबूती से फिक्स करते हैं ताकि वॉशिंग का जो प्रोसेस है स्टेनिंग में उससे स्मीयर ऑफ ना हो। ये हमारा स्मीयर फॉर्मेशन होती है। ये बड़ी डिटेल से हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास सैंपल आ जाए तो सैंपल को भी हमने माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड के ऊपर ट्रांसफर करके ही देखना होता है। हम डायरेक्ट स्वैब को या पस जो है या हमारे पास जो ब्लड है उसको हम वैसे तो स्टेज के ऊपर नहीं लगा सकते, हमने पहले उस सैंपल को माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड के ऊपर ट्रांसफर करना है। और माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड के ऊपर सैंपल या ब्रॉथ कल्चर या कॉलोनी को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस होता है उसको स्मीयर फॉर्मेशन कहते हैं। और ये खास पैटर्न से हमने गोल गोल दायरे की शक्ल में, कॉलोनी है तो पानी का कतरा लेके उसको खास तरह से फैलाना होता है। वो फैलाने के बाद हमारे पास जो आता है वो स्मीयर होता है, और उस स्मीयर को, उस ग्लास स्लाइड को जिसके ऊपर हमने स्मीयर की फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा दिए हैं, स्मीयर की फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लगा दिए हैं, उसको हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेना होता है। तो माइक्रोस्कोपी में हमें माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लगा के ऑब्जर्व करना होता है ताकि हम सिंगल सेल को देख सकें और सिंगल सेल की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकें। जी मुख्ताबर, समझ आ गई? यस गुड। जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन? ओके, ये 2016 वाले दो स्टूडेंट्स हैं, हसीब और आमना। उन दोनों ने क्लास ज्वाइन की हुई है। लेट मी चेक। एक्सक्यूज मी मैम, आमना, जी एक्सक्यूज मी तहरीन मैम, बोल रहे हैं। गुड मैम मेरी आमना, अटेंडेंस जी बच्चे मेरी बोले। अटेंडेंस लग रही, मेरी अटेंडेंस में लगा रही हूँ ना, वो कह रहे हैं यू फेल टू सेंड द मैसेज। अच्छा, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे अपना वो सेंड कर दो, मैम मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप पे ना। जी
आपका मैम ये वो मसला जिनीता है तो कोई मसला नहीं, हाँ आप जी। मुझे बोल के बता दिया करो, ठीक हो गया। मेरा तो ख्याल है जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं ना वो कोई मैसेज ड्रॉप करता है, या इंटरनेट का इशू होगा। मैं मैसेज कर रही थी लेकिन वो आपको जा नहीं रहे थे, तो इंटरनेट का इशू हो सकता है। तो आपने बता दिया, काफी है। ठीक है तहरीम, मैम मेरी यस भी नहीं मैम। लग रही। नूर की भी नहीं लग रही। ठीक है, आपने मुझे बता दिया, होगी आपकी अटेंडेंस में, आप दोनों के नाम नोट कर लिए हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैम मैम जिनीता भी मेरी सिस्टर है, उसकी भी यानी कि हम इकट्ठा ही, उस दिन मैंने आपको बताया था कि एक ही फोन यूज करते हैं, इस वजह से उसकी भी फिर साथ ही लगती है। अच्छा इनकी सेम आईडी से हम लेक्चर लेते हैं, एक ही फोन है। अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं। ठीक है तहरीम, कोई मसला नहीं, नोट कर लिया मैंने। जी बच्चों, मैम हम ले रही हैं क्लास जो आपने कोई क्वेश्चन 2016 के नहीं है? बाद। जी आमना, मुझे पता चल गया था। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और वो लड़का भी ले रहा है, हसीम? चलो कोई मसला नहीं, उसको थोड़ा कह दो कि पढ़ लिया करे क्लासेस। ओके मैम। जी बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास के लिए गुड बाय, अगली क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।